हेलो एवरीबॉडी। आइए जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा ऐसे फीमेल ओरेटर्स, इसे हम हिंदी में समझते हैं। कुछ प्राचीन लेखकों ने हमें बताया है कि सुकरात को वाक्पटुता की शिक्षा एक महिला ने दी थी, जिसका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं, अस्पेजिया था। वास्तव में मैंने अक्सर वाक्पटुता की कला को महिला वर्ग के लिए सबसे उपयुक्त माना है, और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें अपनी भाषण कुर्सियां महिला प्रोफेसरों से नहीं भरनी चाहिए। कुछ पुरुषों की प्रशंसा में कहा गया है कि वे किसी भी चीज पर घंटों बातें कर सकते हैं। इस पर तो स्त्री वर्ग के सम्मान का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि उनमें से कई स्त्रियां ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं पर लगातार घंटों घंटों बातें कर सकती हैं। मैंने एक महिला को पेटीकोट के किनारे पर एक बहुत लंबे तत्कालिक भाषण देते हुए देखा है, और ऐसे ही एक लंबे भाषण के साथ चाइना कप तोड़ने के लिए अपनी नौकरानी को डांटते हुए भी देखा है। यदि महिलाओं को न्यायपालिका की अदालतों में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी जाए, तो मुझे विश्वास है कि वे बार की वाक्पटुता को अब तक की तुलना में अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। यदि किसी को इस पर संदेह है, तो उसे उन बहसों में उपस्थित होना चाहिए जो ब्रिटिश मछली व्यापार की महिलाओं के बीच अक्सर उठती हैं। इसलिए मैं कई प्रकार की महिला वक्ताओं का उल्लेख करूंगा। पहले प्रकार की महिला वक्ता जिन पर मैं ध्यान दूंगा वे हैं जो दूसरों की भावनाओं को भड़काने में निपुण हैं। वाक्पटुता का मामला, जिसमें सुकरात की पत्नी ने शायद उनके उपयुक्त शिक्षक की तुलना में अधिक दक्षता हासिल की थी। दूसरे प्रकार की महिला वक्ता वे हैं जो अपशब्दों का इस्तेमाल करने में निपुण हैं और जिन्हें आमतौर पर निंदा करने वाली औरत के नाम से जाना जाता है। ऐसी महिलाओं की कल्पनाशीलता और वाक्पटुता अद्भुत है। अपनी सहजता और अभिव्यक्ति की प्रचुरता के साथ वे एक दूसरे के व्यवहार में हर छोटी चूक को बढ़ा देंगी, और वो इसको अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग वाक्यांशों के साथ वे एक ही कहानी कई बार सुनाएंगी। मैंने एक वृद्ध महिला को एक बदकिस्मत विवाह को 1 महीने की बातचीत का विषय बनाते हुए देखा है। उसने कई बार तो दुल्हन पर आरोप लगाया, दूसरे में उस पर दया की, तीसरे में उस पर हंसी, चौथे में उस पर आश्चर्य हुआ, पांचवें में उससे नाराज हुई, और संक्षेप में उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने में एक कोच घोड़ों की जोड़ी भी थक जाए। अंत में इस विषय पर काफी चर्चा करने के बाद वह नवविवाहित जोड़े से मिलने गई, विवेकपूर्ण निर्णय के लिए पत्नी की प्रशंसा की। कुछ दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा उनके बारे में अनुचित विचारों के बारे में उसे बताया और इच्छा व्यक्त की कि वे एक दूसरे से बेहतर परिचित हो सकें। इसलिए इस प्रकार की महिलाओं की निंदा और प्रशंसा को केवल चर्चा के लिए सहायक माना जाना चाहिए। तीसरे प्रकार की महिला वक्ता को गपशप शब्द के अंतर्गत समझा जा सकता है। श्रीमती फीडल फैडल इस प्रकार की वाक्पटुता में पूरी तरह से निपुण है। वे नामकरण के विवरण से शुरुआत करती हैं, सिर की पोशाक पर अलग अलग विचार बताती हैं, उसके पड़ोस में परोसे जाने वाले हर मांस के व्यंजन को जानती हैं, और वे अपने छोटे लड़के की बुद्धि जैसे, जो बोलने में अभी सक्षम भी नहीं हुआ है, पूरी दोपहर अपनी कंपनी का मनोरंजन करती हैं। मोहिनी स्त्री को चौथे प्रकार की महिला वक्ता के रूप में देखा जा सकता है। ये भी ऐसी वाक्पटुता में निपुण होती हैं कि ये एक ही सांस में नफरत और प्यार करती हैं, अपने पालतू कुत्ते या तोते से बात करती हैं, हर तरह के मौसम में और कमरे के हर हिस्से में असहज रहती हैं। वे अपने परिचित के सभी पुरुषों के प्रति झूठे झगड़े और दिखावटी दायित्व रखती हैं। जब वह उदास नहीं होती तो आहें भरती हैं, और जब प्रसन्न नहीं होती तो हंसती हैं। मोहिनी स्त्री विशेष रूप से वाक्पटुता के उस हिस्से की एक महान मालकिन है जिसे काम कहा जाता है, और वास्तव में किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बोलती हैं, लेकिन क्योंकि यह उसे एक अंग को हिलाने या एक विशेष हाव भाव दिखाने, इधर उधर देखने या अपने प्रशंसक के साथ अपना मनोरंजन करती हैं। जहां तक समाचार प्रचारकों, राजनीतिज्ञों, नकलचियों, कहानीकारों, उस प्रकृति के अन्य पात्रों की बात है जो अधिक बोलते हैं, वे महिलाओं की तरह ही पुरुषों में भी आमतौर पर पाए जाते हैं। इस कारण मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं अक्सर इस कारण को बताने में उलझन में रहता हूं कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक पूर्णता के साथ तुरंत बोलने की प्रतिभा क्यों होती है। मैंने कभी कभी कल्पना की है कि उनके पास मनुष्यों की तरह अपने आप को नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है, अपने विचारों को दबाने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है
कि वे जो कुछ भी सोचती हैं उसे बोलती हैं, और यदि ऐसा है तो शायद कार्टेशियंस को उनके सिद्धांत के समर्थन में एक बहुत मजबूत तर्क प्रस्तुत करेगा कि आत्मा हमेशा सोचती है। लेकिन जैसा कि कई लोगों की राय है कि महिलाएं अलग अलग बातें बताने और अपने विचारों को छुपाने की कला से पूरी तरह से अनजान नहीं है, मुझे उस राय को त्यागने के लिए मजबूर किया गया है और इसलिए मैंने कुछ बेहतर कारण तलाशने का प्रयास किया है। इसके लिए मेरे एक मित्र जो एक उत्कृष्ट शरीर रचना विज्ञानी है, मुझसे वादा किया है कि मैं पहले एक महिला की जीभ को विच्छेदित करूंगा और ये जांच करूंगा कि क्या इसमें कुछ ऐसे रस तो नहीं है जो इसे इतना अद्भुत रूप से तरल या चंचल बना देते हैं, या क्या इसके तंतु महीन या अधिक लचीले धागे से बने नहीं हो सकते हैं, या क्या इसमें कुछ विशेष मांसपेशियां नहीं हैं जो इसे अचानक नजर और कंपन से ऊपर और नीचे खींचती हैं, या फिर अंत में कुछ अनदेखे चैनल सिर और हृदय से वाक्पटुता के इस छोटे से उपकरण तक नहीं चल रहे हैं और इसमें पशु आत्माओं की एक सतत समृद्धि का संचार कर रहे हैं। न ही उस कारण को छोड़ना चाहिए जो ह्यूडिब्रास ने दिया है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बातें कर सकते हैं वे सबसे अधिक प्रवाह के साथ क्यों बोलते हैं, अर्थात जीभ एक रेस की घोड़े की तरह है जो जितना कम वजन उठाती है उतना ही तेज दौड़ती है। इनमें से किस कारण को सबसे अधिक संभावित माना जा सकता है? मुझे लगता है कि आयरिशमैन का विचार बहुत स्वाभाविक था, जिसने एक महिला वक्ता के साथ कुछ घंटों की बातचीत के बाद उसे बताया कि उनका मानना है कि जब वह सो रही थी तो उसकी जीभ बहुत खुश थी, क्योंकि जब तक वह जागती रही उसे एक पल का भी आराम नहीं मिला। वॉन्टन वाइफ ऑफ बाथ के उस उत्कृष्ट पुराने गीत में निम्नलिखित उल्लेखनीय पंक्तियां हैं। थॉमस ने कहा, मुझे लगता है कि महिलाओं की जीभ एस्पन की पत्तियों से बनाई जाती हैं। और ओविड हालांकि एक बहुत ही बर्बर परिस्थिति का वर्णन करते हुए हमें बताता है कि जब एक खूबसूरत महिला की जीभ काट दी गई और उसे जमीन पर फेंक दिया गया तो वो उस मुद्रा में भी बड़बड़ाना बंद नहीं कर सकी। यदि कोई जीभ मुंह के बिना बात कर रही होती तो वो क्या कर सकती थी जब उसके पास बोलने की सभी इंद्रियां और ध्वनि के साथी हों। मैं यहाँ विपिन वुमन की कहानी का उल्लेख कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इसे शानदार मानने का कोई कारण नहीं होता, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस छोटे से वाद्य यंत्र के संगीत से इतना मंत्रमुग्ध हूं कि मैं इसे किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं करूंगा। इस शोध प्रबंध द्वारा मेरा उद्देश्य यह है कि इसे कई अप्रिय टिप्पणियों से ठीक करना है और विशेष रूप से उन छोटी मोटी परेशानियों और विसंगतियों को दूर करना है जो क्रोध, सेंसरशिप, गपशप और सहवास से उत्पन्न होती हैं। संक्षेप में, मैं इसे हमेशा अच्छा स्वभाव, सच्चाई, विवेक और ईमानदारी से जोड़ूंगा। धन्यवाद।